अब देखिए, जब से एनईपी आपका आया है तब से बहुत सारे सवाल एनईपी से रिलेटेड उठ रहे हैं, ठीक है ना। एनईपी क्या है, क्या इसके प्रोसेस हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा सवाल आया कि क्या एनईपी पहली बार हो रहा है, क्या कोई एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी पहली बार आई है, या इसके पहले भी ये व्यवस्था हो चुकी है। अगर इसके पहले भी व्यवस्था हो चुकी है तो उस व्यवस्था और इस वर्तमान की व्यवस्था में क्या अंतर है, ऐसे तमाम सवाल उठकर सामने आ रहे हैं। तो आज के सेशन में उन्हीं सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि एनईपी जो 1968 में आई, एनईपी जो 1986 में आई और एनईपी जो 2020 में अब आई है, इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसको एक एक करके समझेंगे, आराम से समझेंगे, ताकि किसी भी एग्जाम में अगर आपके सामने ये प्रश्न आए तो आप इसको आसानी से इसका उत्तर दे सकें कि क्या बेसिक अंतर है इसमें, ठीक है ना। तो आइए एक एक करके समझें। सबसे पहले आते हैं किस पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पर, एनईपी 1968 पर। क्या इसकी पृष्ठभूमि है, तो कोठारी आयोग, आपको पता है कि शिक्षा में सुधार के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया था ना। कोठारी साहब कौन थे, ये थे यूजीसी के अध्यक्ष थे, इनके अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन हुआ था, इसीलिए कोठारी आयोग भी कहा जाता है इसको, चूंकि वो इसके अध्यक्ष थे। 1964-66 इसमें इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, कुछ सिफारिशें की थी। अब वो सिफारिशें क्या थी, अच्छा ये आजादी के बाद स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति है। अगर कहा जाए स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति तो जानते रहिए कौन सा, 1968 में आई। इसकी विशेषता क्या थी, इन्होंने कहा था कि पूरे देश में एक तरह की शिक्षा प्रणाली लागू की जाए ना, यानी एजुकेशन सिस्टम को यूनिफाइड कर दिया जाए, एक तरीके की शिक्षा प्रणाली लागू कर दी जाए। सबसे पहला रिकमेंडेशन तो इनका ये था, एक जैसी व्यवस्था शिक्षा में, एक रूप शिक्षा प्रणाली हो जाए। दूसरा, 3 भाषा का फॉर्मूला इन्होंने दिया था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन्होंने दिया था, लेकिन उस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में क्या था, हिंदी थी, अंग्रेजी थी और तीसरा क्षेत्रीय भाषा थी। हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा। आपको पता है कि अंग्रेजी को शुरू में सहायक राजकीय भाषा के रूप में शामिल किया गया 10 साल के लिए, फिर उसके बाद तब से ये अनलिमिटेड बढ़ता ही चला रहा है। अंग्रेजी अभी भी सहायक राजकीय भाषा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दर्ज है, ठीक है ना, आर्टिकल 343 के तहत एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उस समय भी था हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा, 3 भाषाओं को शामिल करने की बात की। इसका जो सबसे बड़ा रिकमेंडेशन था वो ये था कि 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। 14 साल तक के बच्चों के लिए, 14 साल तक के बच्चों के लिए लगभग 10वीं क्लास तक, लगभग 10वीं, क्योंकि 10वीं उस समय तक, जिस समय की मैं ये बात कर रहा हूं, उस समय 15 ईयर्स एज रखी गई थी क्लास 10 के लिए, क्योंकि 5 साल एडमिशन की एज रखी गई थी। तो मैं आपको इसलिए लगभग कह रहा हूं, चूंकि रखी तो गई थी लेकिन कुछ बच्चे पहले भी पढ़ाई शुरू करते थे, बहुत कठोरता से इसका पालन नहीं हुआ था। तो लगभग 9वीं 10वीं क्लास तक एजुकेशन कैसी रहने वाली थी, फ्री रहने वाली थी और अनिवार्य रहने वाली थी, कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन की बात किया था। इसके अलावा इन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ज्यादा जोर देने की बात किया था कि एजुकेशन पॉलिसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ज्यादा फोर्स करे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ ऐसा बनाए जो देश के लिए लाभदायक हो, जो देश के प्रोग्रेस में हेल्प कर सके, ऐसी पीढ़ी हम डेवलप कर पाए। नैतिक शिक्षा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, चूंकि देश आजाद हुआ था, उसके बाद लगातार युद्ध, पाकिस्तान, चाइना, फिर पाकिस्तान, हम लगातार युद्ध में फंसे रहे। तो सबसे जरूरी चीज थी कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, क्योंकि एक तरीके का हम देख सकते थे कि देश के अंदर भी एक क्योस क्रिएट हो गया था ना, जिसमें जाति वाली समस्या, धर्म वाली समस्या, ये आज की नहीं है, ये हमेशा से चली आ रही है। उस समय भी ये व्यवस्था थी, उस समय भी ये दिक्कत थी। तो नैतिक शिक्षा, ताकि हम सहिष्णु बन सके, एक दूसरे को समझ सके, और राष्ट्रीय एकता, पूरा देश एक रहे, हम आपस में न लड़े, गृह युद्ध जैसी स्थिति न हो जाए, इसके लिए हमको आने वाली पीढ़ी को तैयार करना पड़ेगा। तो नैतिक शिक्षा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाली शिक्षा पर जोर दिया गया। इसके अलावा एक पॉइंट उन्होंने और ऐड किया था कि शिक्षकों के प्रशिक्षण और सामाजिक दर्जे में सुधार होना चाहिए। भाई शिक्षक जो टीचर बनेगा उसका प्रशिक्षण सुनिश्चित हो, उसको किस तरह की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग कैसे मिलनी चाहिए। आज के समय में आप देख रहे हैं, आपका चाहे बीएड हो, चाहे डीएलएड हो, ये क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग ही तो दे रहे हैं, प्रशिक्षण ही तो दे रहे हैं। और सामाजिक दर्जे में सुधार, अब सामाजिक दर्जे में सुधार का मतलब
टीचर की जॉब को रेपुटेटेड किया जाए, उनकी सिक्योरिटी हो फ्यूचर की, उनको सैलरी फंड बोनस सब अच्छे से मिले, ये भी जरूरी था। इसकी भी रिकमेंडेशंस इन्होंने दिया था। किसने? कोठारी आयोग ने, जो कि स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था जो शिक्षा नीति पर काम कर रहा था। हालांकि ये पहला आयोग नहीं था स्वतंत्र भारत का, ये शिक्षा नीति का पहला आयोग था। इसके पहले राधाकृष्णन कमेटी फॉर्म हो चुकी थी, ठीक है ना। तो स्वतंत्र आयोग, स्वतंत्र भारत का पहला आयोग राधाकृष्णन कमेटी थी, कोठारी आयोग दूसरा था, लेकिन शिक्षा नीति का पहला आयोग था ये, ठीक है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर यह पहला आयोग था स्वतंत्र भारत में। फिर दूसरा आयोग आता है 86 में, 1986 में। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ये फॉर्म किया था, लेकिन इसको 1992 में इसमें कुछ संशोधन किया था पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने 1992 में। ओरिजिनली ये 1986 की शिक्षा नीति है, जिसमें सुधार किया था 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने, ठीक है ना। इसमें क्या क्या चीज, अच्छा जो चीजें 68 में थी वो तो कैरी ऑन हो गई, वो तो चल रही थी। एडिशनल क्या चीजें जुड़ गई, तो जुड़ा क्या? महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान, यानी इनके लिए शिक्षा की अलग व्यवस्था, या अलग सॉरी नहीं, विशेष व्यवस्था। ये भी शिक्षित हो, ये भी मुख्यधारा से जुड़े, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, उस पर जोर दिया। माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा। धीरे धीरे लगा कि सिर्फ नौकरी ही नहीं हो सकती, सिर्फ खेती ही नहीं हो सकती, व्यावसायिक शिक्षा पर भी फोकस होना चाहिए। क्योंकि लगभग 86 आते आते धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि सब नौकरी नहीं कर सकते, सब खेती नहीं कर सकते। तो लोगों को फोर्स किया जाए, लोगों को तैयार किया जाए कि वो व्यावसायिक शिक्षा की तरफ जाए, ताकि वो स्वरोजगार निर्मित कर सके, ठीक है ना। तो इस तरीके की व्यवस्था की गई। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, जो बहुत पॉपुलर रही, काफी इसका प्रचार प्रसार भी हुआ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मतलब क्या? प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी सुधारों की बात। अगर आपने भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा होगा, ये 1986 में आया, लेकिन मैं 90s की बात कर रहा हूं। 90s तक प्राइमरी स्कूलों में सुधार बहुत अच्छा नहीं हो पाया था, छत टपक रही थी, ठीक है ना। ब्लैक बोर्ड ही था, कभी चाक खत्म हो जाती थी गुरुजी के पास ना, कभी बोर्ड ही साफ नहीं होता था, चेयर टूटी हुई, टेबल, चूंकि मैं पढ़ा हूं तो मैं जानता हूं व्यवस्थाओं को। ये 90s के दौर तक ये समस्या थी। उस समय ये रिकमेंडेशन था कि इसमें सुधार किया जाए, बुनियादी सुधार किया जाए प्राथमिक स्कूलों में। प्राइवेट स्कूलों का प्रचलन बहुत नहीं बढ़ा था। अच्छा, प्राइवेट स्कूलों का प्रचलन भी बहुत नहीं बढ़ा था, और दूसरा इकोनॉमिक स्टेटस भी सबका इस तरीके का नहीं था कि प्राइवेट स्कूल भेजा जा सके। चूंकि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी, तो सब बच्चे अपने प्राइमरी स्कूल में भेज रहे थे, सरकारी स्कूल में। तो वहां जैसी व्यवस्था थी, हम लोग घर से बोरी वगैरह लेके जाते, टाट पट्टी की व्यवस्था भी नहीं थी बैठने की, घर से लेके जाते थे बैठने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी दिक्कतें थी, जिसके सुधार की बात वो करते हैं इस रिकमेंडेशंस में। इसके अलावा नवोदय विद्यालयों की स्थापना की भी व्यवस्था इसी शिक्षा नीति में है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना किस शिक्षा नीति के तहत आई? तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आती, ठीक है ना। इसीलिए नाम उसका जवाहर नवोदय विद्यालय है, ठीक है ना। जवाहर नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय था, बाद में जवाहर नवोदय विद्यालय कर दिया गया। शिक्षा में दूरदर्शन, रेडियो आदि तकनीकी का उपयोग। उन्होंने कहा कि भाई शिक्षा के लिए इसका भी प्रयोग हो। बाद में आपने देखा कि टीवी पर कुछ प्रोग्राम ऐसा थे जो बच्चों के लिए थे, पढ़ाई से संबंधित। रेडियो पर कुछ कार्यक्रम आते थे जो बच्चों से संबंधित थे, ठीक है ना, उस पर फोकस किया गया। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा को बढ़ावा। प्रौढ़ शिक्षा पर सब पढ़े सब बढ़े वाली व्यवस्था आई ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप किसी भी उम्र के हो, आप अगर साक्षर बनना चाहते हैं तो गांव में ऐसी योजना लगाई गई। लोग जाते थे, गांव के जो बड़े बूढ़े थे उनको इकट्ठा करते, जो निरक्षर थे उनको साक्षर बनाने की कोशिश हो रही थी। तो ये भी एक व्यवस्था इसी में आई थी। इसके अलावा सर्वजन शिक्षा, यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन का लक्ष्य, यानी शिक्षा सब तक पहुंचे। शिक्षा किसी एक वर्ग की ना होकर रह जाए, शिक्षा हर वर्ग की होकर रहे। कोई भी शिक्षित होना चाहता है और होना नहीं चाहता, उसको मोटिवेट करिए कि वो हो, ऐसी व्यवस्था हो कि वो शिक्षित हो। ऐसा काम भी हमको करना है, वो शिक्षा प्राप्त कर सके, ठीक है ना। इसकी भी व्यवस्था हुई किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। फिर उसके बाद हम आ गए किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जो अब आई। आया तो ये 2020 में था, लेकिन इसको लागू होते होते 2025 अब हो गया, 26 में ये लागू होगा। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? मोदी सरकार के द्वारा लाया गया। आपको पता है 2014 से यही प्रधानमंत्री हैं, तो 2014 से ये प्रधानमंत्री हैं। चूंकि 2020 में आया तो ऑब्वियस है मोदी सरकार के समय ये योजना आई, और एक बड़ा आपको सुधार देखने को मिला। लगभग 34 ईयर्स आफ्टर 34 ईयर्स, 34 साल के बाद
बहुत बड़ा बदलाव मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत चीजें फंडामेंटली चेंज कर दी गई। जैसे 68 और 86 में काफी चीजें कैरी ऑन हो गई थी, बस उसमें हम मॉडिफिकेशन कर रहे थे। यहां पे हम चेंज देखते हैं, बहुत सारी चीजें बदल गई, इसलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया बड़ा बदलाव 34 वर्ष के बाद। और शायद रेलिवेंट भी, क्योंकि हमको जरूरत भी थी शिक्षा में बड़े बदलाव की ना। हमको लग रहा था शिक्षा व्यवस्था हमारी बोरिंग होती जा रही है, एक पैटर्न पर चलती जा रही है, और ऐसा पैटर्न जो अब रेलिवेंट ही नहीं है, तो हमको कुछ चेंजेस चाहिए थे। तो ये चेंजेस फाइनली आए कहां, 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। इसमें इन्होंने क्या किया, एक नया फॉर्मूला दिया, 5+3+3+4 का फॉर्मूला। 5+3+3+4 का फॉर्मूला दिया, जिसमें प्राइमरी लेवल, फिर एक ऐसा लेवल जहां प्रिपरेशन का दौर हो 3 साल का, फिर मध्य जो हम लोग मिडिल स्कूल पढ़ते थे, माध्यमिक शिक्षा, और फिर उसके बाद आया आपका माध्यमिक स्तर। ठीक है ना। कक्षा 5 तक इन्होंने कहा कि अब मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही शिक्षा होगी। क्लास 5 तक, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है वो शुरू से पढ़ा रहा है, इन्होंने कहा नहीं, क्लास 5 तक आप मातृभाषा में पढ़ाइए, मातृभाषा में पढ़ाइए या स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाइए। ठीक है ना। फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूड नहीं होगी, क्लास 5 तक फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूड नहीं होगी। और 5th के बाद 8th तक फॉरेन लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा, वैकल्पिक होगा, कंपलसरी नहीं होगा। इफ स्टूडेंट वांट्स ही कैन टेक, अदरवाइज यू कांट फोर्स हिम या यू कांट फोर्स हर ना। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आपको इसी भाषा में पढ़ना होगा, नहीं, वो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ेगा, मातृभाषा में पढ़ेगा। अगर वो चाहता है, उसके पेरेंट्स चाहते हैं, तो आप वैकल्पिक भाषा के रूप में उसको अंग्रेजी या और कोई भाषा जो आपके यहां उपलब्ध है वो आप दे सकते हैं। ठीक है ना, फॉरेन लैंग्वेज में। लेकिन 5 तक तो आप बिल्कुल नहीं दे सकते, मातृभाषा में ही आपको पढ़ाना है। इसके अलावा एक और बड़ा चेंज था कि उच्च शिक्षा में अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम है। मतलब आप, ऐसा नहीं था कि ग्रेजुएशन के पहले साल ही एडमिशन ले रहे हैं आप बीच में भी एग्जिट कर सकते हैं, फिर बाद में रीज्वाइन कर सकते हैं। एग्जिट और एंट्री इन्होंने अब अलग तरीके से बना दी। कोर्स के बीच में अगर आपको कोई और दूसरा कोर्स मिल रहा है या करना है, आप वहां जा सकते हैं, ये होल्ड हो जाएगा, फिर आप वापस आ सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था, मल्टीपल, एक नहीं मल्टीपल एग्जिट और एंट्री की व्यवस्था इन्होंने कर दिया। इसके अलावा इन्होंने एनटीए को यह भी बताया कि एक जैसी परीक्षा कराइए, प्रवेश परीक्षा, यानी एक जैसा एंट्रेंस कराइए, ताकि एक जैसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके ना। इक्वल जो वेटेज वाले स्टूडेंट है वो इक्वल प्लेस पर पहुंच सके, ये भी करिए। इसके अलावा शैक्षणिक, व्यावसायिक और सह जो सप्लीमेंट्री पाठ्यक्रम है, इनके बीच बहुत कोई कठोर या बहुत हार्ड डिफरेंस मत रखिए ना, बहुत बड़ा अंतर मत रखिए। नॉर्मल, अब स्वाभाविक है भाई, अगर आप कोई नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, व्यावसायिक एजुकेशन है, तो फंडामेंटली तो अंतर होगा ही, लेकिन इतना भी अंतर ना हो कि कोई इधर से उधर स्विच करना चाहे तो स्विच ना कर पाए। ये जैसे जो आर्ट्स स्ट्रीम से है, वो अगर इंजीनियरिंग करना चाहे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी ये कह रहा है कुछ ऐसा रखिए कि अगर उसको भविष्य में ऐसा लगे कि मैं स्विच कर सकता हूं, तो उसको स्विच करने की व्यवस्था दीजिए, ताकि उसको बहुत दिक्कत ना हो। इसके अलावा इन्होंने कहा क्रिटिकल थिंकिंग, कोडिंग और अनुभवात्मक अधिगम पर जोर, यानी प्रैक्टिकल एजुकेशन, नेचुरल एजुकेशन। अब बहुत रट्टाफिकेशन वाली चीज मत करिए, बहुत रटाइए मत बच्चों को समझने पर फोकस करिए, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करिए, बैसाखी मत बनिए, आप फैसिलिटेटर बनिए। टीचर का रोल कैसा हो गया, फैसिलिटेटर का। टीचर चाइल्ड डायरेक्टर नहीं होगा कि जो कुछ चाहेगा वो सब कुछ उसके हिसाब से होगा, नहीं। टीचर फैसिलिटेट करेगा बच्चों को, हेल्प करेगा बच्चों को सीखने में, सीखेंगे बच्चे, और वो भी खुद से कोशिश, यानी ऐसा व्यवस्था की जाए, ऐसी व्यवस्था कि बच्चे खुद से सीखने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है ना, वो अपने सीखने पर ज्यादा से ज्यादा जोर दें, ये करना पड़ेगा। इसके अलावा HECI यानी उच्च शिक्षा जो है, हायर एजुकेशन जो कमीशन है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उसकी स्थापना का प्रस्ताव आया। इन्होंने कहा कि भाई जितने भी हायर एजुकेशन के जो भी अलग अलग वो है ऑफिसेज हैं ना, अलग अलग इंस्टीट्यूट है, उनको क्या करें, एक कर दें, एक जगह लेके आए। ठीक है ना, चाहे आपका UGC हो या बाकी जो भी है, उन सबको एक कर दिया जाए, ताकि एक जैसी व्यवस्था में हम चल सके और पारदर्शिता लाई जा सके, इसकी भी कोशिश हो। इसके अलावा स्कूलों में 100% एडमिशन रेशियो लाइए, दाखिला दर 100% लाइए, और उच्च शिक्षा में 50% आपको क्या लाना है, 50% आपका रजिस्ट्रेशन रेट होना चाहिए। ठीक है ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण प्रदर्शन आधारित भर्तियां, यानी
जब भी आप टीचर भर्ती करें तो उसमें ऐसी चीजें इंक्लूड करिए कि आप देख सके। जैसे पहले क्या था, रिटन एग्जाम हुआ, टीचर बन गए। अभी क्या, जैसे केबीएस करता है, क्या करता है, रिटन एग्जाम के साथ साथ डेमो कंडक्ट कराता है, आपको पढ़ा के दिखाना होगा। वही व्यवस्था अब हर जगह लागू करिए। एक तो वही सिलेबस रखिए जो बच्चों को पढ़ाना है, अनावश्यक का सिलेबस मत रखिए, पहली चीज। दूसरा, इनका ये कहना था कि टीचर जब आप भर्ती करें तो उनको इस तरीके से करिए कि हम उनका प्रदर्शन देख सकें कि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे। फिर उसके बाद जब प्रशिक्षण करवाइए तो भी उनका प्रदर्शन इवेल्युएट होता रहे, तब उसके बाद फाइनली उनको शिक्षक बनाया जाए, ताकि क्रीम जो उसमें से है वो निकल के आए, अच्छे शिक्षक जो है वो निकल के आए। ठीक है ना। एक व्यवस्था इन्होंने और की, अगर शिक्षक बनना है तो पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे लोग क्या करते थे, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो नौकरी कर लेते हैं मास्टर की, फिर कुछ मिल जाएगा छोड़ के चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। अब इन्होंने कहा नहीं, शिक्षक बनना है तो डिसाइड करिए, वही बनना है, फिर आप दूसरा कुछ नहीं करने देंगे आपको। ठीक है ना, ऐसी भी व्यवस्था कर रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा और बहुभाषावाद को बढ़ावा, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा भारतीय ज्ञान परंपरा, हमारी जो अपनी परंपरा है, हम विदेशी चीजें हम नहीं पढ़ाएंगे, हम वो पढ़ाएंगे जो हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का संस्कार है, हमारे देश का इतिहास है। इसीलिए आप देख रहे हैं एनसीईआरटी तेजी से अपडेट हो रही है। जो विदेशी आक्रांता है उनको अब आक्रांता, उनको अब अटैकर की तरह ही पढ़ाया जाएगा, उनको हमारे देश के शासक की तरह नहीं पढ़ाया जाएगा। उनको ये पढ़ाया जाएगा कि ये दूसरे देश से आए थे, अटैक किए थे हमारे ऊपर, जैसे अंग्रेजों को हम पढ़ते हैं। और हमारे देश में क्या व्यवस्था थी, क्या संस्कृति थी, वो हम हाईलाइट करेंगे, उसको पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो ये 2020 शिक्षा नीति में है और ये तीनों में बेसिक डिफरेंस है। मैंने छोटा सा चार्ट बना दिया ताकि आपको और आसानी समझ में आए। यहाँ विशेषता है, यहाँ 68, 86 और 2020 जैसे। यहाँ क्या था, शिक्षा ढांचा 10+2 था, 10+2 था यहाँ, लेकिन यहाँ 5+3+3+4 हो गया। शिक्षा की भाषा क्या थी, यहाँ क्षेत्रीय भाषा, यहाँ क्षेत्रीय और अंग्रेजी था, लेकिन यहाँ सिर्फ मातृभाषा प्राथमिक स्तर तक। व्यावसायिक शिक्षा यहाँ सीमित थी, यहाँ पर माध्यमिक स्तर पर ले आए, यहाँ पर हर स्तर पर समावेशन है, किसी भी स्तर पर व्यावसायिक भाषा में जुड़ सकते हैं। समावेशिता आरंभिक प्रयास था, यहाँ वंचित वर्गों पर ध्यान था, लेकिन यहाँ समानता और समावेशिता पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण में सुधार की बात की गई, यहाँ संरचना में सुधार की बात की गई, लेकिन यहाँ प्रदर्शन में सुधार की बात की गई। तकनीकी का यहाँ कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन यहाँ उपयोग आया टीवी रेडियो, और यहाँ तो डिजिटल लर्निंग, एआई और कोडिंग को ऐड करने की बात होगी, एडवांस वर्जन। भाषा नीति की बात करें तो यहाँ त्रिभाषा सूत्र था, 86 में इसको यथावत रख दिया गया, लेकिन जब आप 2020 लाए तो लचीला त्रिभाषा सूत्र है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई। त्रिभाषा तो यहां भी है, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई, रिजिडनेस नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई। इसके अलावा प्रारंभिक बाल शिक्षा की बात करें तो यहां कोई जोर नहीं था, यहां भी अस्पष्ट है, लेकिन यहां तो बिल्कुल है। ACCE और आंगनबाड़ी पर जोर दिया गया। उच्च शिक्षा सामान्य दिशा निर्देश था, यहां पहुंच में सुधार की, लोगों की एक्सेस, लोग पहुंच सके उच्च शिक्षा तक, उसको थोड़ा इंप्रूव किया जाए। लेकिन यहां मल्टी डिसिप्लिनरी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई गई। प्रशासनिक तंत्र की बात करें तो यहां केंद्र का नियंत्रण था, यहां केंद्र और राज्य दोनों का था, लेकिन यहां क्या हो गए, HECI, NATF जैसे नए निकाय बनाए गए जो इनको रेगुलेट करेंगे, इन पर ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिक अंतर है जो आपसे अलग अलग एग्जाम में पूछ लिया जाता है। NEP का 68, 86 और 2020 में जो बेसिक डिफरेंस है उसकी बात। उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई अस्पष्ट जानकारी लग रही है या आपको लग रहा है कुछ और भी चीजें जाननी चाहिए जिस पर वीडियो बने, तो आप कमेंट करके जरूर बनाइए, वो आपके लिए बिल्कुल उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, ढेर सारी शुभकामनाएं।